हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव में पहले बोला जा रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में किस महादेश इटली और जर्मनी जो है किस महादेश में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये अपना यूरोप महादेश में आते हैं। इटली और जर्मनी यूरोप का हिस्सा है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरोप। चलिए, दूसरा है फ्रांस में किस शासक का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। तो ये वियना कांग्रेस जो है 1815 में वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था और ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में हुआ था। यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था उस टाइम, जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था वो मेटरनिक था। उस टाइम वियना कांग्रेस के समय ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक था। ठीक है, तो ये किस वंश के स्थापना के लिए हुआ था? ये बुर्बोर राजवंश के लिए हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संगठन ये कार्बोनरी दल से था। ये एक गुप्त सैन्य दल था जो कि छापेमार युद्ध के लिए जाना जाता था। मेजनी वही दल से संबंधित थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ये बिहार वाला जो एनसीईआरटी बुक है उससे ऑब्जेक्टिव है ये। चलिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली और जर्मनी के दोनों के एकीकरण में ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था मेटरनिक, और ऑस्ट्रिया ये इसके एकीकरण के विरुद्ध में था। चलिए, अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल जो फ्रांस के राजा थे वो इसको प्रधानमंत्री पद इटली के थे, तो इनको जो है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए थे। चलिए, अगला है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी जो है पेशे से नाविक था, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए, अब जर्मन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है जर्मनी के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके एक नया देश या फिर नया क्षेत्र को नाम दिया था जर्मन राज्य। ठीक है, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है जालबेरिन एक संस्था थी। तो जालबेरिन जो है व्यापारियों का एक संस्था था जो कि फ्रांस में ये जालबेरिन नाम का एक संस्था बना था जो कि व्यापारियों का था। चलिए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो ये बिस्मार्क था, यानी कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला बिस्मार्क था। इनका कहना था कि मतलब जो एकीकरण है वो ऐसे आसानी से नहीं होगा, ठीक ना, तो उसके लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाए थी। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो ये 1871 में हुआ। यही संधि के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इसी संधि के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ या फिर किस संधि के बाद हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। ये अपना यूनान थे जो कि टर्की का गुलाम था, यानी कि टर्की का आधिपत्य था यूनान पे, और यूनान को जो है यूरोप वासियों का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का देश बोला जाता था और इसके लिए प्रेरणा स्रोत बोला जाता था। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है यूनान किसके आधिपत्य में था, तो टर्की हो जाएगा। ठीक है, ये 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुआ। तो इसमें तुर्की और एक मिस्र, तुर्की और मिस्र एक साथ था, ठीक ना। और ये संधि होने का कारण था तुर्की जो है कब्जा था यूनान पे, ठीक ना। और इस कब्जा को हटाने के लिए इधर फ्रांस
रसिया और यूके, ये तीनों मिल के किसके साथ, यूनान के साथ मिल के ये दोनों के साथ युद्ध हुआ। तो युद्ध में तुर्की का पराजय हुआ, जिसके कारण जो है इसको एड्रियानोपल की संधि करना पड़ा। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है एड्रियानोपल की संधि किसके साथ हुआ, तो तुर्की। मिस्र ऑप्शन में नहीं है तो मिस्र के बारे में नहीं सोचेंगे, तुर्की है तो आंसर तुर्की लगाएंगे। चलिए यहाँ से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि बुक में दिया गया है 60 शब्दों में। तो पहला बोला गया 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था। जो 1848 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे 3 मुख्य क्रांति हुआ था। एक 1789 में जो कि इसी से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसी क्रांति से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और दूसरा जुलाई 1830 की क्रांति, ठीक है, और तीसरा 1848 की क्रांति। तो इसका कारण था मध्य वर्ग और शासन पर असीम प्रभाव। और इसमें दूसरा पॉइंट था समाजवाद का प्रसार। इस टाइम समाजवाद का भी प्रसार हो रहा था, उस टाइम औद्योगिकरण हो रहा था। ठीक है, और गीजो नामक कट्टर प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, वहाँ के जो राजा था बुर्बो राजवंश के, उन्होंने एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था जिनका नाम गीजो था। उसका विरोध और लुई फिलिप की नीतियों का विरोध हो रहा था। जो लुई फिलिप थे उनका भी विरोध हो रहा था। तो यही सब विरोध के कारण ये 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ। चलिए प्रश्न संख्या 2। अगर ये स्लाइड में अगर अच्छा से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखता है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन को इसी तरह के स्लाइड को आप डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पे हम फिलहाल समझा दे रहे हैं। चलिए, और इसमें प्रश्न संख्या 2 में बोला जा रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो हम लोग जानते हैं इटली और जर्मनी के एकीकरण में दोनों के टाइम जो है ये ऑस्ट्रिया का भूमिका इस प्रकार से था कि ये दोनों के एकीकरण के विरुद्ध था। ठीक ना, और ये दोनों पे ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य था। तो ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया जाने लगा, जिससे सर्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली के जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया द्वारा जो है इटली के कुछ भाग पे, यानी कि सर्डिनिया वाला भाग पे, सर्डिनिया और पीडमाउंट 2 भागों में बटा हुआ था इटली। ठीक ना, तो सर्डिनिया वाले भाग पे ऑस्ट्रिया कब्जा कर लिया और वहाँ पे जो हो रहे जन आंदोलन को ऑस्ट्रिया ने कुचलने का प्रयास किया। ठीक ना, और कुचल दिया। मेजनी की हार हुई और धीरे धीरे इटली में जन जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी और जर्मन राज्यों में बढ़ते विद्रोह को ऑस्ट्रेलिया और पर्सा ने मिलकर दबाए। ये पर्सा जो है जर्मनी का एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। ठीक ना, तो जो यहाँ पे जन आंदोलन हो रहा था इटली में, उसको ऑस्ट्रेलिया और पर्सा दोनों मिलके दबाने का काम किया। ठीक है, जब वो जर्मनी का हिस्सा था, जर्मनी का एक प्रांत जो था पर्सा, यानी कि पर्सिया के नाम से जाना जाता था, तो ये शुरू में खुद जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में खड़ा था ऑस्ट्रिया के साथ। लेकिन जब उसको पता चला कि जर्मनी का एकीकरण जरूरी है, तो ये फिर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में हो गया। चलिए अगला है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है जब इटली पर अधिकार किया तो उसने छोटे छोटे प्रांतों का राज्यों को अंत कर दिया और रियागो, फेरारा और बोलोना तथा मोडेना को जो है मिलाकर एक गणराज्य की स्थापना किया। जो वहाँ पे छोटे छोटे राज्य था ये इटली का, उसको जैसे नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के थे और ये वहाँ पे जाके कब्जा कर लिए कहाँ, इटली पे, और ये जो छोटा छोटा हिस्सा था इसको एक गणराज्य बना दिया और इसे ट्रांसपार्निका गणतंत्र कहा गया था। और इसे कहा, वहाँ के लोगों को राष्ट्रीयता की भावना प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ के लोगों का जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि लगा कि नहीं, मेरा जो राष्ट्र है खतरा में है। ठीक ना, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने एक अलग देश बना दिया। ठीक है, तो उसके लिए धीरे धीरे उसका असर पड़ा है। चलिए
आपको इस पीडीएफ का लिंक जो है ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक ना, उससे आप फेयर बना सकते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है, गैरिबाल्डी के कार्यों के चर्चा करें। तो गैरिबाल्डी पहले तो पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। मेजनी का कहना था, इन्होंने मेजनी ही नहीं यंग यूरोप और यंग इटली के स्थापना किया। यंग इटली का स्थापना 1831 में और यंग यूरोप का स्थापना 1834 में किए। तो ये जो गैरिबाल्डी थे ये मेजनी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, ठीक है, परंतु बाद में काबूर के प्रभाव में आके, काबूर वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, और संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। इनका मानना था कि मेजनी चाहते थे कि संविधान हो और वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र हो, मतलब राजा हो लेकिन वहाँ पे जनता द्वारा चुना गया राजा हो, ठीक ना, वहाँ पे संविधान हो। उसका पक्षधर बन गया कौन? गैरिबाल्डी। और गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाया और जो उसका कर्मचारी था उसको सशस्त्र मतलब हथियार देके उसको एक सेना बनाया जिससे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। तो लाल कुर्ती सेना का निर्माण किसने किया? तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी पूछा जा सकता है, लाल कुर्ती सेना का निर्माण किसने किया? तो गैरिबाल्डी, ठीक है। और इसकी सहायता से 1860 में नेपेल्स के राजा को पराजित किया। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई और इन रियासतों को अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश की निरंकुशता से तंग आकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गया। यहाँ पे जो था ये जो सिसिली का जो जनता था वो बुर्बो राजवंश का जो राजा था बुर्बो, उसके निरंकुशता से परेशान होकर गैरिबाल्डी से समर्थक बन गया, ठीक है। यहाँ गैरिबाल्डी यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधित्व में के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। बाद में उसने काबूल को सारा जो भी राजपाट वहाँ का जीता था गैरिबाल्डी, वो सारा किनको? काउंट काबूल को दे के उसके बाद सारा जीते हुए विक्टर इमैनुअल, वहाँ के राजा थे विक्टर इमैनुअल, उनको सौंप कर खुद गैरिबाल्डी लास्ट में एक किसान बन गए, ठीक है। तो और उसी टाइम राजा घोषित कर दिया गया इटली का राजा, और सर्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया गया, ठीक ना। दो हिस्सा था, सर्डिनिया और पिडमाउंट, ठीक ना, उसी का एकीकरण करना था, ठीक है। तो पहला जो हिस्सा था सर्डिनिया, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? गैरिबाल्डी के सारा जो जीता हुआ प्रांत था देने के बाद सर्डिनिया कर दिया गया। चलिए अगला है, विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? बिस्मार्क का एक महत्वपूर्ण भूमिका है जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है। तो जनवरी 1830 में विलियम प्रथम पर्सा का शासक बना। ये जो विलियम प्रथम था, बताए ना, जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था पर्सा, यानी कि पर्सिया, ठीक ना। तो उसका शासक बना था कौन? विलियम प्रथम 1830 में, और वह साहसी, व्यवहार कुशलता और योग सैनिक था। ये क्या थे? सैनिक थे। और सिंहासन पर बैठने के उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। जैसे ये सिंहासन पर बैठे और ये अपना सेना बढ़ाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इनको पता था अगर जर्मनी को एकीकरण करना है तो पहले सैन्य शक्ति मजबूत होना चाहिए। और जर्मन राष्ट्रों की एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर कूटनीतिज्ञ ये बिस्मार्क थे, ये बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ थे, ठीक ना। ये अपना चांसलर इनको बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया, और विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हम लोग 5 क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनको हम देखें। चलिए अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए अगला पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी का क्या भूमिका है उसके बारे में बताना। पहले मेजनी तो एक साहित्यकार थे
और ये गणतांत्रिक विचारों का समर्थक हुआ करते थे, ठीक है, और ये एक योग्य सेनापति थे। चलिए, मेटरनिक युग का पतन के बाद जब हम बता रहे थे कि वियना कांग्रेस हुआ तो वहाँ के ऑस्ट्रिया का चांसलर थे मेटरनिक, और मेटरनिक ही ऑस्ट्रिया में रह के वो इटली का एकीकरण के विरुद्ध थे, ठीक ना। जब मेटरनिक हट गया अपना पद से, मेटरनिक युग समाप्त हो गया, तो विभिन्न परिस्थितियों में इटली में मेजनी का प्रादुर्भाव, उसका योगदान निम्न है। चलिए देखिए, मेजनी ने ही यंग इटली का स्थापना 1831 में किया, ये आपको याद रखना है, और इस संस्था का गठन किया। इस संस्था का कहना था युवा शक्ति में विश्वास करता था। इनका कहना था कि अगर कोई क्रांति लाना है ना, तो यदि समाज में कोई क्रांति लाना है तो विद्रोह का नेतृत्व जो युवकों को हाथ में दे देना चाहिए, ये मेजनी का कहना था, ठीक ना। इसी का के वो यंग इटली का संस्था स्थापित किए और इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराना, मुक्त करा के क्या करना था, इटली का एकीकरण करना था। और उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। इसमें युवाओं का एकता का सूत्रपात हुआ और 2 वर्षों के भीतर यंग इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 पहुंच गई, ठीक है। और उग्रवादी विचारों के कारण जो है मेजनी निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा, और इनका जो विचारधारा था तो इसके कारण से इनको जो है वहाँ से इटली छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूरा यूरोप में ये अपना विचारों को प्रसारित किया और फिर यंग यूरोप का स्थापना किया। यंग यूरोप का स्थापना इन्होंने यंग यूरोप का स्थापना 1834 में किए। ये याद रखना, यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1834। चलिए अगला है, हाँ, गैरिबाल्डी का योगदान है, काबूल का योगदान। गैरिबाल्डी का तलवार का मतलब इटली का तलवार कहा जाता है। उसने लाल कुर्ती, अभी हम पिछला क्वेश्चन में इसका चर्चा किए थे, नामक नवयुवकों का संगठन कायम किया। इसकी सहायता से उसने 1860 में नेपल्स के राजा को पराजित किया था। यही राज्य को वो बाद में क्या किए, वहाँ के जो राजा थे उसको दे के ये खुद किसान बन गए और सिसिली और पोप को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद गैरिबाल्डी सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। वहाँ के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल, उनको सौंप कर विक्टर को इटली का राजा घोषित कर दिया। और पिडमाउंट जो है, यहाँ पिडमाउंट होगा, ठीक ना, माउंट, और सर्डिनिया का नाम बदल के इटली राज रखा गया। यही दोनों हिस्सा था इटली का, दोनों को नाम बदल के फिर लास्ट में क्या किया गया, इटली नाम रख दिया गया। यहीं से इटली का एकीकरण हो गया। चलिए, जर्मनी के एकीकरण में, तो इटली का एकीकरण लगभग 1861 में हुआ और जर्मनी का एकीकरण 1871। ये बात आप लोग को याद रखना है। और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यहाँ जो है बिस्मार्क की, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका था उसका वर्णन करेंगे हम लोग। 1848 के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी का एकीकरण जो है क्रांतिकारियों के प्रयत्नों से होना संभव नहीं था। यहाँ पे एक अच्छे कूटनीतिज्ञ के जरूरी था जो कि ये बिस्मार्क आके पूरा कर दिए। उसका एकीकरण एक सैन्य शक्ति प्रधान साम्राज्य के रूप में शासकों द्वारा होना था। इन कार्य को पूरा अब ये बिस्मार्क ने किए, ठीक ना। अब जनवरी 1830 में विलियम प्रथम, ये परसा है, ठीक ना, परसा का शासक बना। विलियम प्रथम कहाँ के शासक बना, परसा का, और उसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। ये तो पिछला क्वेश्चन में भी था। और ये जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। बिस्मार्क भी राष्ट्रवादी विचारधारा के थे और इनका भी विचार क्या था कि हम जर्मनी का एकीकरण करें, पर ऑस्ट्रिया उसका विरोध कर रहा था। हम शुरू में ही बताए थे, ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया ही खड़ा था, ठीक है। और अतः इसके लिए उसने रक्त और लोह की नीति अवलंबन किए और अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। यहाँ क्या किए बिस्मार्क को पता था बिना सेना और बिना कूटनीतिक के हम जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकते हैं,
ठीक ना। तो इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किए, ठीक है। और इस नीतियों से पर्सा का सुदृढ़ीकरण किया गया और इस कारण से पर्सा ऑस्ट्रिया के मायने से कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध कर जर्मनी का एकीकरण कर दिया। और बाद में क्या हुए, वो डेनमार्क को और फ्रांस को अपने साथ लेके ऑस्ट्रिया पे हमला बोले और बाद में क्या किए, जर्मनी का एकीकरण कर दिए। चलिए राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। तो राष्ट्रवाद एक देश के प्रति चेतना और प्रेम को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवाद जो है आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जिससे किसी भी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, ठीक ना। राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न है। यहाँ जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसका कारण है कि यूरोप में पुनर्जागरण काल चल रहा था। पुनर्जागरण के कारण जो है कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि पर गहरा प्रभाव पड़ा और लोगों की दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए, जिसमें राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ। चलिए, और दूसरा था कि फ्रांस में राज्य क्रांति, राजनीतिक अविभाज्य वर्ग परिवेश से बाहर रहकर वो अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिए, ठीक है। नेपोलियन का आक्रमण, और फ्रांस पे जो है नेपोलियन का आक्रमण भी क्या हुआ, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम परिधि से बाहर कर उसको वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किए, जिसने इटली जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण जो है फ्रांस की फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा, ठीक है। नेपोलियन के पतन के बाद विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो 1815 में सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन के जो नाम से हम लोग जानते हैं, वो यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था जो कि नेपोलियन के युद्ध के पहले था। क्या था, फ्रांस पे नेपोलियन ने हमला बोल दिया और पूरा वहाँ के जो व्यवस्था था वो त्रस्त हो गया। वही व्यवस्था को सुधारने के लिए 1815 में वियना कांग्रेस बुलाया गया, यानी कि वियना बैठक हुआ, ठीक ना। उस टाइम ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख थे, ठीक है। अब है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। जो चार्ल्स दशम एवं निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता का जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य किया, ठीक है। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए, ठीक ना। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी को पेलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया और पेलिग्नेक जो है लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली और विभाज्य स्थापना, जो वहाँ के जो पहले से जो संविधान चल रहा था, वहाँ के जो लोगों के लिए अधिकार के लिए था, उसको हटा के इन्होंने अपना नियम कानून लगा दिए, ठीक है। उसके इस कदम से उदारवादियों की ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा और प्रतिनिधित्व सदन में एवं दूसरे उदारवादियों पोलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट हुआ और चार्ल्स दशम ने इसके विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश के विरोध जो है पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गया। और एक तो पहले से जनता असंतोष में थे, उसके बाद वहाँ के जो चार्ल्स दशम थे वो भी एक और, या फिर यहाँ पे चार्ल्स दशम लिखा हुआ या फिर बुक में इस तरह से आपको मिलेगा, चार्ल्स एक्स रोमन में मिलेगा, ठीक ना। तो चार्ल्स दशम या चार्ल्स एक्स बोला जाता है इसको, ठीक है। तो क्रांति की लहर दौड़ गया और फ्रांस में 18 जुलाई को गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। फ्रांस में खुद के लोग वहाँ पे गृह युद्ध करने लगे और 1830 की क्रांति, इसी युद्ध को या फिर इसी गृह युद्ध को क्या कहते हैं हम लोग, जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इससे चार्ल्स दशम फ्रांस की राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चला गया और इस प्रकार से फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन अंत हो गया और आर्लेस वंश का लुई फिलिप सत्ता पे आया, ठीक ना। लुई फिलिप यहाँ के राजा बने। अब 5वां क्वेश्चन है,
यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन दे। यूनानी स्वतंत्रता, जो यूनान जो तुर्की के अधीन थे उसके स्वतंत्रता का थोड़ा सा वर्णन करेंगे हम लोग। तो फलतः तुर्की के शासन से स्वयं को अलग करने के लिए चलाए जाने लगे। यहाँ पे जो आंदोलन जो चला वो तुर्की के जो आधिपत्य में थे ये यूनान, उसके लिए आंदोलन चलाए गए। यूनान जो सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत और सम्मान का पर्याय था। यहाँ चिकित्सा में भी आगे थे और शिक्षा में, सभी चीज़ में यूनान आगे था। पूरा यूरोप में जो है ना यूनान आगे था। पूरा यूरोप के लिए क्या बोलते हैं इसको, प्रेरणा स्रोत और सम्मान का पर्याय था। ठीक है, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक जो है अपनी सरकार से तटस्थता के बावजूद उद्यत थे। इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन जो है यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए, ये लॉर्ड बायरन जो थे ये यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए ये वहाँ पे जाके शहीद हुए थे। और इसके शहीद के बाद जो पूरा यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ गया और एक धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर बन गया। चलिए, और उसके बाद क्या हुआ, यूनान की स्थिति विस्फोटक बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया गया। तो 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान के विद्रोह को फिर शुरू हो गया। ठीक ना, परंतु वह मेटरनिक के दबाव में खुल के सामने नहीं आया। यहाँ के जो क्या बोलते हैं अलेक्जेंडर चिपसिलांटी थे, ये यूनान के विद्रोह के शुरू हुआ तो ये मेटरनिक के डर से कुछ नहीं बोल रहे थे। ठीक ना, खुल के सामने नहीं आया, लेकिन ये इनका भी विरोध ही कर रहे थे ये भी। परंतु जब जार निकोलस आया तो रूस का जो शासक था जार निकोलस, तो उसने खुल के यूनानियों का समर्थन किया। और अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, तुर्की यूनान विवाद को समटने के लिए, समझाने के लिए 1826 में ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके और उस टाइम के यूएसएसआर यानी कि रूस जो है, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ कि हम लोग जो यूनान और टर्की के बीच में चल रहे युद्ध है उसको हम लोग खत्म करेंगे। तो फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। और 1827 में लंदन में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें इंग्लैंड था, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। और क्या हुआ, 1826 में पहले समझौता के लिए बैठक हुआ। 1827 में चारों देश मिलके बोला कि अगर वो नहीं मानता तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जब ये सभी देश मिलके यूके, फ्रांस और रूस यूनान के साथ मिलके जब इसको बुरी तरह से युद्ध में पराजित किए तुर्की और मिस्र को, तुर्की के साथ दे रहे थे मिस्र। ठीक ना, तो मिस्र का भी पराजय हुआ और तुर्की का भी। तो लास्ट में जाके 1829 ईस्वी में इंडिया नोपोल की संधि हुई। ठीक ना, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र ही प्रभुता रहा। ठीक ना, यूनान की स्वायत्तता देने की बात कही गई। मतलब ये संधि में जो तुर्की का उस पे आधिपत्य था यूनान पे, उस पे जो है नाम मात्र का आधिपत्य बचा था। ठीक ना, प्रभुता बचा था। लेकिन और उसके बाद भी यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद भी जो है यूनानी राष्ट्रवादी थे जो यूनान का स्वतंत्रता चाहते थे, उन्होंने क्या ये संधि के बातों को मानने से इनकार कर दिए। और उधर इंग्लैंड और फ्रांस यूनान और रूस के प्रभाव की अपेक्षा इस स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। ठीक ना, तो यूनान के स्वतंत्रता कब हुआ, तो 1832 में, और इसे एक अलग देश घोषित कर दिया गया। और यहाँ का बावेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया। तो चलिए यहीं तक ये स्लाइड है। ठीक ना, और ये यूरोप में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन आंसर हम लोग ऑब्जेक्टिव
लघु और दीर्घ सभी प्रश्नों को देखा है, ठीक ना। और अगर इसका PDF चाहिए आप सभी को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, ठीक ना। वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन होके ये PDF लेके अच्छा से अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं।